स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जान है स्टेनो में। आज मैं आपको 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डिक्टेशन शुरू होगी 4 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके क्षेत्र में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि यह नहीं सोचते हैं कि हमारा राज्य तो हुआ लेकिन हमारे वर्ग का नहीं हुआ। वह इसलिए ऐसा सोचते हैं कि कुल आमदनी में जो वृद्धि हुई उसमें उनको हिस्सा नहीं मिला। और आप देखें कि आज कोयला उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है, शक्कर उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है। इस उद्योग में केवल 70 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी। इस उद्योग में एक साल में 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया है। यह उद्योग केवल 45 खानदानों के हाथ में था। इसी तरह से तेल उद्योग में, सीमेंट उद्योग में और दूसरे उद्योगों में बहुत आय हुई है। राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी का बहुत बड़ा हिस्सा इन उद्योगों में चला जाता है और गरीब आदमियों की आमदनी घट रही है। इसी कारण गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं सकते और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि देश में गरीब और अमीर की विषमता की खाई बढ़ती चली जा रही है और जो राष्ट्रीय आय बढ़ती है उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। प्लानिंग कमीशन खुद यह स्वीकार करता है कि कृषि जन पदार्थों से जो आय होती है वह 45% है, जबकि कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग 70% हैं। फिर यह 45% की आमदनी कहाँ से होती है? वह उन लोगों से आती है जो उद्योग चलाते हैं। यह ठीक है कि देश में आमदनी हुई, लेकिन उसका हिस्सा उस आदमी को नहीं मिल सकता जो गांव में रहता है और गरीब है और जो कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आज यह परिभाषा की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी क्या होगी और कम से कम आमदनी कितनी होगी। यह कह देने मात्र से समाज ऊंचा नहीं उठ सकता कि समाज की उन्नति करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में केवल 40 से 50 लाख का हित हो रहा है और देश में साल भर में 60 से 65 लाख नए लोग पैदा होते हैं। तो इन 20-25 लाख लोगों की उन्नति का क्या तरीका होगा? आपने कोई तरीका नहीं अपनाया है जिससे कि वह ऊंचे उठ सकें। आज जो भी कदम आप उठा रहे हैं उन लोगों से उनका जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी। मैं यह कह रहा था कि यह एक वर्ग है जिसकी हमें गरीबी दूर करनी है और उसके लिए यही रास्ता है। दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमको दूर करनी है, इस पर भी विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है कि जो दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर है जो कि बड़े कारखानों में काम करता है, जो संगठित है, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूरों को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही एक दूसरा मजदूर वह है कि जिसको एक दिन में 8 से 10 घंटे, 12 से भी ज़्यादा घंटों तक काम करने के बाद भी 2 रुपये, 2.5 रुपये भी नसीब नहीं होते। क्या आप देखते नहीं हैं उसको? मैं कहता हूँ कि यह जो एक डिस्पैरिटी है इसको दूर करना चाहिए। यूं तो हमारे यहाँ ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हुई है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का उद्योग। हालांकि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग जब बीड़ी की बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर यह बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए रखता है कि इसमें मजदूरों का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है।
हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में कार्य करते हैं और एक बीड़ी मजदूर पर आश्रित व्यक्तियों के हिसाब से करीब 50 लाख लोगों का सवाल है। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूँ कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और एक स्थायी सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस दल ने जनता के समक्ष बड़े जोर जोर से कहा कि गरीबी हम ही हटा सकते हैं। गरीबी हटाने के लिए हमको वोट दिया जाए, क्योंकि गरीबी हटाने के लिए स्थायी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस प्रकार से वोट प्राप्त किए हों, लेकिन आज केंद्र और राज्यों में हर जगह स्थायी सरकार है और स्थायी सरकार ने जो बजट समाजवादी बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है उसका मोटे तौर पर नक्शा यह है कि उसमें गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है। इस पूरे बजट में गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है और अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वह पूंजीवाद का आधार और पूंजीवाद की नींव इस बजट में चारों ओर दिखलाई देती है। पैरा चेंज। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूंजीवाद की नींव और पूंजीवाद का आधार इस बजट का है। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात 1 और 10 का है और इनडायरेक्ट टैक्सों का नतीजा यह हुआ है कि चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और उनसे साधारण व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ है। साधारण उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। चीज़ों के दाम बढ़ने से पूंजीपतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनके खर्च पर, उनके रहन सहन पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, उनके परिवार के स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका प्रभाव तो केवल गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर और आम कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा है। महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अगर हमारी अर्थनीति का कोई आधार है जिससे हमारी प्रगति की गति आगे बढ़े तो वह है लोहा। हमसे चीन बाद में आज़ाद हुआ। हमारा और चीन का स्टील का उत्पादन लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन का उत्पादन 2 करोड़ टन है जबकि हमारा 60 लाख टन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसे आपने कहां तक पूरा किया। पैरा चेंज। जहां तक मेरा अपना संबंध है, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि ना तो इस प्रकार के भगवान की हमको ज़रूरत है और ना इस प्रकार के भगवान की देन की। हमारे लिए तो वही भगवान आराध्य हो सकता है जिसे हमारे स्वरूप से स्नेह हो। इस प्रकार का भगवान हमें कभी पसंद नहीं है जो इस देश की एकता के लिए एक विदेशी भाषा को देन के रूप में हमें दे। जहाँ तक अंग्रेजी को भारत में जारी रखने का प्रश्न है, आप मुझे इस सत्य को प्रकट करने की अनुमति दीजिए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को टिकाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ शिक्षकों और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारा पैसा इसी उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है कि जिससे इस देश में अंग्रेजी के पक्ष में वातावरण बराबर बना रहे और यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि अंग्रेजी इस देश से ना हटे। हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया में जो भारत का रूप गया वह अंग्रेजी के माध्यम से गया, लेकिन वह शायद भूल गए कि हमारे देश के ऋषि और महर्षि भारत के जिस रूप को लेकर गए थे वह रूप कपिल और कणाद ने दिया था। वह अंग्रेजी के द्वारा गुलामी में मिला हुआ रूप नहीं था। यदि संसार में हमारा रूप अंग्रेजी के माध्यम से गया है तो कैसे केवल 19 वर्ष पहले निर्मित राष्ट्र इज़राइल ने अपनी भाषा हिब्रू के माध्यम से संसार के देश में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। प्रश्न यह है कि उसका रूप किस माध्यम से संसार में गया है। जर्मनी और फ्रांस का गलत तथ्य देकर एक विदेशी भाषा का पक्ष लेना समझ में नहीं आता है। आज कहा जाता है कि जब तक हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तैयार ना हो जाए तब तक वे शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती हैं, लेकिन जब तक ये भाषाएं प्रयोग में ही नहीं आएंगी तब तक उनमें वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के निर्माण की स्थिति भी नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें कहकर कई साल निकाल दिए गए। अगर ऐसी संदिग्ध स्थिति बनी रही तो देश में ऐसा वातावरण कभी पैदा नहीं हो सकता जब भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बने।
भारतीय भाषाएं तभी शिक्षा का माध्यम बन सकेंगी जब उनका प्रयोग हो। श्रीमन, जहाँ तक हिंदी को राजभाषा के आसन पर बैठाने का संबंध है, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुमत के आधार पर या किसी की कृपा विशेष से नहीं, अपितु देश के अधिकांश भागों में प्रयुक्त होने और सबसे सरल भाषा होने के नाते हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया है। धन्यवाद।